खबर चाहे नीति की हो या फिर राजनीति की, शासन से जुड़ी हो या प्रशासन से, सदन से सचिवालय तक की, हर वो खबर जो निकली तो सियासी या सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसे भी सरोकार है। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का विश्लेषण और शुरू करते हैं पॉलीक्रेसी डीएनए। तो पॉलीक्रेसी डीएनए की शुरुआत आज सदन में रखी गई 5 साल की तस्वीर से करते हैं। तो गहलोत सरकार के पहले राज्यपाल अभिभाषण में सरकार के आगामी 5 साल के कामकाज की तस्वीर पेश की गई। इस दौरान कई मुद्दों पर जहां पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को घेरा गया, तो वहीं प्रदेश को देश में अग्रणी बनाने का एक्शन प्लान भी पेश किया गया। ये खास रिपोर्ट जरूर देखिएगा। नई सरकार के पहले सत्र में अभिभाषण के लिए पहुंचे राज्यपाल कल्याण सिंह को आरएसी की 5वीं बटालियन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने राज्यपाल कल्याण सिंह की अगवानी की। राज्यपाल कल्याण सिंह ने अभिभाषण पढ़ना शुरू ही किया तो कुछ ही मिनट बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव रखा कि राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इस बारे में स्पीकर सीपी जोशी ने भी स्वीकृति दी, लेकिन राज्यपाल कल्याण सिंह कुछ मिनट तक अभिभाषण पढ़ते रहे हैं। प्रदेश की नई सरकार के पहले अभिभाषण में कहा गया है कि मौजूदा सरकार प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार प्रदेश में शांति, सौहार्द और सद्भावना का वातावरण बनाकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तत्परता और मनोयोग से काम करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातों पर नजर डालें तो इसमें सरकार ने जनता के सामने विकास का विजन रखा है। अभिभाषण में कहा गया है कि जन घोषणा पत्र मौजूदा सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। किसानों के 30 नवंबर 2018 तक के बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की योजना है। किसानों की ऋण माफी इसकी शुरुआत है। सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और फसल खराबे की इनपुट सब्सिडी देने की व्यवस्था की जाएगी। अकाल से प्रभावित गांवों के 17 लाख किसानों को 1752 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान त्वरित गति से दिया जाएगा। गौशाला में शेड, पेयजल और चारे के साथ चिकित्सा के इंतजाम होंगे। फरवरी 2012 तक डिमांड नोट जारी करा चुके 1 लाख किसानों को जून तक कृषि कनेक्शन देने की तैयारी की जा चुकी है। रिफाइनरी परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट और वाईफाई से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दवाइयों के साथ सर्जिकल आइटम की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं, शिशुओं में खून की कमी की पहचान कर इलाज के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे जिनसे कॉर्पोरेट सेक्टर में युवाओं को नौकरी के अवसर मिल सके। प्रदेश के लिए नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। नई सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में किस तरह से काम करेगी, राज्यपाल के अभिभाषण में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के कथन के जरिए बखूबी बताया गया है। पहले अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को भी जमकर कटघरे में खड़ा किया गया। आंकड़ों का हवाला देकर कहा गया कि प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश कई मामलों में पिछड़ गया है। पिछली सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार की कमियां ढूंढने जैसे निरर्थक मुद्दों में भटक गई, जिसके कारण 2009-10 से 2013-14 की अवधि में स्थिर मूल्यों पर वार्षिक औसत आर्थिक दर 8.16% थी। ये वार्षिक औसत आर्थिक दर 2014-15 से 2017-18 की अवधि में घटकर 7.19% रह गई। प्रति व्यक्ति आय में 2009-10 से 2013-14 की अवधि में औसत वृद्धि 14.95% थी। 2014-15 से 2017-18 की अवधि में ये औसत वृद्धि घटकर मात्र 9.68% रह गई। कृषि क्षेत्र में अपनाई गई गलत नीतियों के कारण वृद्धि दर घटी। 2013-14 में राज्य के कुल ऋण और दायित्व 1,29,910 करोड़ रुपए था। 2018-19 में ये बढ़कर 3,08,034 करोड़ रुपए अनुमानित है। पिछली सरकार के कार्यकाल में राजकोषीय घाटा लगातार
3% से ज्यादा रहा। प्रति व्यक्ति कुल ऋण और दायित्व 2013-14 में 18,263 करोड़ रुपए था, जो 2018-19 में बढ़कर 40,308 करोड़ रुपए अनुमानित है। पिछली सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की, लेकिन इसमें से केवल 2,000 करोड़ रुपए ही राजमद से दिए गए। स्वीकृत 4,950 मेगावाट की परियोजनाओं में से पिछले 5 साल में कोई प्रगति नहीं हुई। पिछली सरकार ने उदय योजना के तहत घाटे का अधिग्रहण किया और बिजली दरों पर 26% बढ़ोतरी की। फिर भी वर्ष 2017-18 के आखिरी में घाटा बढ़कर 92,460 करोड़ रुपए हो गया। सरकारी विभागों में खाली पद होने के बावजूद भाजपा सरकार ने भरने में लापरवाही की। राज्यपाल कल्याण सिंह की ओर से विधानसभा में दिए गए अभिभाषण विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस की ओर से जारी जन घोषणा पत्र का एक प्रकार से प्रतिबिंब है। पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र को कैबिनेट में मंजूरी देकर नीतिगत दस्तावेज बनाया। अब इसके अधिकतर वादों को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल कर सरकार ने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए कुछ और खास खबरें जिस पर नजर बना लेते हैं, क्योंकि उसका विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में खबर जिसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। दरअसल राज्यपाल का अभिभाषण हंगामे की भेंट चढ़ गया। अभिभाषण अभी पूरा भी नहीं पढ़ सके थे राज्यपाल, और पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सदन में शुरू हो गया। यही नहीं, तू मैं तक स्थिति पहुंच गई सदन में, और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बीच में बोलना पड़ा। लेकिन एक खास बात निकल कर आई कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने भी अपनी छाप यहां पर छोड़ी। अब वो क्या तस्वीर थी वो भी आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ना शुरू हुआ, राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, हंगामे की भेंट सदन यहां पर चढ़ गया, और ऐसे में डॉक्टर सीपी जोशी जो है वो अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने यहां पर नए पुराने सदस्य, पक्ष विपक्ष को स्पष्ट संदेश दे दिया है और साफ यहां पर कहा है कि अगर नियम तोड़े गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ सदस्यों को कर्तव्य का एहसास भी कराया। विधायक बेनीवाल को कड़ी चेतावनी यहां पर दे दी है। डॉक्टर सीपी जोशी ने उन्हें साफ कर दिया है कि एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं कटारिया को भी नियमों का पाठ यहां पर पढ़ा दिया है। डॉक्टर सीपी जोशी के लिए कहा जा रहा था कि काफी चुनौती उनके लिए रहने वाली है, लेकिन वो पूरे तरीके से इन चुनौतियों को पार करते हुए नजर आए, और आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वो तस्वीर भी देखने को मिली। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी तस्वीरें जब निकल कर आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल सबसे पहले ये कि आखिर ये संदेश जो है वो सदन में जनता के पास कैसे पहुंचेगा, क्योंकि जो दर्शक दीर्घा थी वहां पर काफी लोग खड़े थे, आम जनता थी, तो उनके सामने नजारा कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता जब एक दूसरे से गुलाब चंद कटारिया और हनुमान बेनीवाल उलझ गए। कल यहाँ पर एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे, एक दूसरे के साथ मुबारकबाद का दौर चल रहा था, एक दूसरे के साथ मुलाकात अच्छे से हो रही थी। लेकिन आज तस्वीर कुछ उलट थी। तू मैमो में यहाँ पर तस्वीर बदलती हुई नजर आई, यानी कि झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। अब ये बहस थी या झगड़ा था, क्योंकि तू मैमे बहुत ज्यादा हो रही थी और दोनों ही विधायक जो है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। दरअसल बेनीवाल से राठौड़ और कटारिया की काफी बहस यहां पर हो गई थी। दरअसल बेनीवाल ने अभिभाषण में मुद्दा उठाया था किसान मूंग खरीद से जुड़ा हुआ, और इस पूरे मामले को जब उन्होंने उठाना शुरू किया तो पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए। वहीं आरोप का राजेंद्र राठौड़ ने विरोध किया, गुलाब चंद कटारिया भी इसमें बोलने लगे। इस पर वेल में आ गए थे बेनीवाल और कई अन्य सदस्य, और उन्होंने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। तो ऐसे में जो दर्शक दीर्घा में काफी लोग खड़े थे, उनके पास कहीं से भी मैसेज सही नहीं जा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप तक ये खबर पहुंचा दें कि सदन में कटारिया ने बड़ी धमकी भी दे डाली। दरअसल ये धमकी क्या थी वो भी सदन के अंदर, वो भी आप तक पहुंचनी जरूरी है। दरअसल उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 5 साल सदन नहीं चलने दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, आखिर कटारिया को ये क्यों बोलना पड़ा, वो भी आप तक पहुंचाते हैं खबर। दरअसल हनुमान बेनीवाल पर कार्रवाई करना चाहते थे कटारिया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, तो कटारिया ने स्पीकर से कहा कि कार्रवाई की जाए, और जब बोले कि कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन चाहे 5 साल चले ना चले,
लेकिन कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान को गलत बताया है। जी हां, ऐसे में उन्हें भी बीच बचाव करना पड़ा और इस बयान को उन्होंने गलत बता दिया और तंज भी यहां पर कसते हुए अशोक गहलोत नजर आए। जी हां, सदन में गहलोत का व्यंग बाण भी यहां पर चलता हुआ नजर आया। दरअसल जब गुलाब चंद कटारिया ने ये बात कही कि हम सदन को चलने नहीं देंगे, एक्शन लिया जाए, तब अशोक गहलोत क्या कुछ बोले वो आप तक पहुंच जाते हैं। सदन नहीं चलने देने पर जब धमकी गुलाब चंद कटारिया ने दी तो ऐसे में अशोक गहलोत ने नसीहत दे दी। दरअसल अशोक गहलोत ने कहा कि आपे से बाहर होने पर बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ही राजेंद्र राठौड़ पर भी तंज कसते हुए गहलोत नजर आए और कहा कि हमेशा से ही आप ऐसे ही कमेंट करते आए। यानी राजेंद्र राठौड़ को तो कह दिया कि आप तो हमेशा से इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके के कमेंट करते हैं, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुलाब चंद कटारिया को उन्होंने कह दिया कि ज्यादा आपे से बाहर मत होइए, क्योंकि उनका गुस्सा वहां पर देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि आपे से बाहर ना हो और ऐसे में जब गुस्सा होता है तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हालांकि तंज था, लेकिन इस तंज पर किस तरीके से बीजेपी अब आगे पलटवार करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरे तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो सरकार का पहला राज्यपाल अभिभाषण था और अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार पर बड़े हमले भी किए गए। आंकड़ों के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और ऐसा ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी किया था। आपको याद होगा तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट आल्वा का वो अभिभाषण 23 जनवरी 2014 को यह अभिभाषण दिया गया था और इस अभिभाषण में उन्होंने जमकर आलोचना की थी पूर्ववर्ती सरकार की। अपने से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की गई थी, आंकड़ों के जरिए पटल पर रखा गया था और आज भी कुछ वही तस्वीर बदलती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल कटघरे में पूर्ववर्ती सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और फिलहाल कांग्रेस का यानी कि जो सत्ता में काबिज है उसका अभिभाषण पड़ा गया था। आपको बता दें कि सरकार का यह पहला राज्यपाल अभिभाषण था और पिछली सरकार के पहले अभिभाषण में काफी तुलना इसकी हो रही है। दोनों में पूर्ववर्ती सरकार को जमकर कोसा गया है, यानी कि काफी आलोचना पूर्ववर्ती सरकार की हुई है। इस अभिभाषण में कहा गया कि गलत नीतियों के कारण कृषि की जो वृद्धि दर है वो काफी घट गई है, आर्थिक कुप्रबंधन के कारण कर्जा भी बढ़ गया है। पिछली सरकार के पहले अभिभाषण में भी कहा गया था, वहीं 5 साल में जनता को केवल घोर निराशा मिली, इसमें भी यही लगाया गया है आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप, यानी कि आर्थिक मामलों को लेकर जो राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है, चाहे वो कृषि वृद्धि दर हो या फिर कर्ज से जुड़ा मामला हो। कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि इस पूरे अभिभाषण में पूर्ववर्ती सरकार को जमकर कोसा गया है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका पलटवार जरूर होगा, वो खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जानकारी दे दें कि विधानसभा में कल वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे रखे जाएंगे। यहां पर सीएम अशोक गहलोत जो है इसका प्रतिवेदन रखेंगे। राजस्थान नदी बेसन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण के ये प्रतिवेदन होंगे जिसे रखा जाएगा। वहीं मंत्री बीडी कल्ला ऊर्जा विभाग के प्रतिवेदन रखेंगे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जो है वेयर हाउस का 60वां प्रतिवेदन रखेंगे और इसके बाद इसे किस तरीके की यहाँ पर बहस होगी, किस तरीके से इसे पटल पर रखा जाएगा, ये भी देखना होगा। किस तरीके से अपनी बात को, इस योजना को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा और क्या सबकी सहमति यानी कि विपक्ष की बेस में सहमति होगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि आगे इसे लेकर, क्योंकि पूरा जो मामला है या जो भी योजना होगी वो आम जनता ही से ही जुड़ी होगी। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि क्या आने वाले दिनों में जो सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर जो प्रतिवेदन या फिर जो भी योजना को यहां पर रखा जाएगा उस पर भी सकारात्मक बहस होती हुई नजर आएगी। वहीं विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन भी कर लिया गया है, ये भी अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। और इस समिति में 15 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। बीएससी के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होंगे डॉक्टर सीपी जोशी, वहीं कांग्रेस से 8, बीजेपी से 3, बीएसपी से 1, आरएलपी से भी 1 और 1 निर्दलीय विधायक को बीएससी में शामिल किया गया है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीएम अशोक गहलोत जो है इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे और कांग्रेस से शांति धारीवाल, नरेंद्र बुड़ानिया, महेश जोशी होंगे। परसराम मोरतिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, शकुंतला रावत, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, मुरारीलाल मीणा को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं भाजपा से राजेंद्र राठौड़ होंगे, कालीचरण सराफ होंगे, किरण माहेश्वरी भी इसमें शामिल है। तो आरएलपी से जैसे कि हमने बताया कि इसमें 1 सदस्य होंगे हनुमान बेनीवाल, बीएसपी से भी लाखन सिंह मीणा होंगे। तो सीपीएम से बलवान पूनिया और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा इस समिति में शामिल होने वाले हैं। तो तमाम और भी खबरें हैं जिसका विश्लेषण हम जल्द करेंगे, लेकिन फिलहाल
मंत्रिपरिषद की बैठक से एक बड़ी खबर निकल रही है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल प्रभारी मंत्रियों की भूमिका काफी सशक्त होने वाली है। जिलों के प्रभारी मंत्रियों की भूमिका जो है वो काफी सशक्त अब की जाएगी। बैठक में मंत्रियों को और पावर दिए जाने पर भी चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव पूर्व आम लोगों के काम करने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा और बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको किस तरीके से निर्णय लिया गया है। दरअसल मंत्रिपरिषद की बैठक थे और उसमें निर्णय लिया गया है। बैठक में पार्षदों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा हुआ मामला, महापौर सभापति के सीधे चुनाव के बिल सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो इन विधानसभा सत्र में इन सभी बिलों को रखा जाएगा और इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों की भूमिका को और ज्यादा सशक्त किए जाने पर जोर रहेगा। वहीं एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 से जुड़ी हुई है कि इसकी तारीख कब आगे बढ़ेगी, जिसे लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। अब राज्य सरकार आरएएस मुख्य परीक्षा आगे बढ़ाने की अनुशंसा करेगी। मंत्रि परिषद का यह निर्णय रहा है और राज्य सरकार आरपीएससी को इसे लेकर अनुशंसा करती हुई नजर आएगी। तो वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया है, जिसमें बीकानेर लोकसभा सीट को लेकर मंथन आज किया गया। मंथन के दौरान मदन गोपाल मेघवाल का नाम काफी चर्चाओं में है। पुलिस अधिकारी जो है वो मदन गोपाल मेघवाल रह चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के चचेरे भाई हैं मदन लाल मेघवाल। वहीं गोविंद मेघवाल चाह रहे थे पुत्री के लिए लोकसभा का टिकट, वो चाहते थे उनकी बेटी को टिकट मिले। वहीं चूरू सीट को लेकर कांग्रेस में काफी देर तक मंथन चलता रहा। कई नाम सामने आए हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में चूरू सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा ये निर्णय जो है काफी अहम है। और विधानसभा चुनावों में चूरू जिलों में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है। चुनौती इसलिए भी बहुत ज्यादा बड़ी। रामेश्वर रूडी का नाम भी चूरू सीट से प्रमुखता से चर्चा में है, लेकिन देखना होगा किसे टिकट यहां पर मिलेगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, ये भी आप तक पहुंचाते जानकारी कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों ने दरअसल एक पैनल सौंपा है। जयपुर में 3 नामों का ये पैनल सौंपा गया है। पदाधिकारियों ने पायलट अविनाश पांडे से मुलाकात की और इस पैनल में सारा पायलट, रामचंद्र चौधरी, विजय जैन के नाम है। 3 नामों में से किसी एक को अजमेर से टिकट देने की मांग यहां पर की गई है। तो वहीं डीसीसी महासचिव शिव बंसल, ललित भटनागर सहित अन्य पदाधिकारी दिल्ली में राहुल गांधी से इसे लेकर मुलाकात भी करने वाले हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इसे लेकर किस तरीके का फैसला करते हैं। लेकिन एक और खबर कि चूरू जिले में कांग्रेस की उलझन थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिशन लोकसभा में चूरू को लेकर एक खास बैठक की गई। मुस्लिम या गैर मुस्लिम पर दरअसल पेच उलझ गया है। गहलोत, पायलट और पांडे के लिए चूरू चिंता का सबब है। मुस्लिम चेहरों में रफीक मंडेलिया का नाम, खानुखां बुधवाली, रेहाना रियाज, हमीदा बेगम की दावेदारी सामने आ चुकी है। वहीं गैर मुस्लिम चेहरों की बात करें तो रामेश्वर रूडी, जो हमने अभी आप तक खबर पहुंचाई, सुचित्रा आर्य, कनक बुढ़ानिया, अजीत सिंह शेखावत, जय सिंह का नाम प्रमुख तौर पर चर्चा में है और पैनल के अलावा राम सिंह कसवा का नाम भी चर्चा में है और इसलिए मुश्किल जो है वो कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप धनखड़ का भी दावा यहां पर दिख रहा है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से दरअसल वो दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस का टिकट दरअसल शेखावाटी से वो चाह रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि 1980 में वो खेतड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस का टिकट उसके बाद उन्हें कभी नहीं मिला है, लेकिन क्या इस बार मिलता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए अब दिया कुमारी की बात करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। इस बार विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन अब लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की दिया से मंत्रणा हुई है। आज भाजपा कार्यालय में मुलाकात हुई। जयपुर या टोंक को लेकर दरअसल दिया कुमारी के नाम की चर्चा है, लेकिन किस पर मोहर लगेगी, क्या वाकई में उन्हें टिकट दिया जा रहा है, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। वहीं करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर दावेदारों ने पैनी नजर रखी हुई है। अनुभवी राजनेताओं के साथ ही रिटायर्ड अधिकारी भी कतार में हैं। केंद्रीय व राज्य सेवाओं के रिटायर्ड अधिकारी दरअसल यहां से टिकट मांग रहे हैं। केंद्रीय सेवा से रिटायर होशियार सिंह काला भेस टिकट की दौड़ में हैं। बिजली और रोजगार महकमे के अनुभवी भी माने जाते हैं होशियार सिंह। वहीं विधानसभा चुनाव में बगरू सीट से उन्होंने प्रबल दावेदारी जताई थी। वहीं श्रम विभाग से रिटायर्ड जीपी वर्मा भी इन दावेदारों में शामिल है, लेकिन दावा किसका हकीकत में बदलता हुआ नजर आएगा, ये भी आने वाले दिन में साफ हो जाएगा। वहीं जोधपुर के सियासी गलियारों में दरअसल इन दिनों दिलचस्प चर्चा है। भाजपा के पूर्व मंत्री ने यहां जाति कार्ड खेला है। भाजपा के सदर के सामने ये जाति कार्ड खेला गया। खुद के बेटे का ही भाजपा सदर से परिचय करवा दिया गया। सीएम के पुत्र वैभव गहलोत को अगर यहां पर लोकसभा टिकट मिलता है, क्योंकि सक्रियता जिस तरीके से उनकी नजर आई और ये चर्चाएं भी हैं, तो पूर्व मंत्री यानी कि राजेंद्र गहलोत
अपने बेटे की सिफारिश यहां कर सकते हैं। वैभव के सामने अपने बेटे को उतारने की सिफारिश यहां की जा सकती है। वहीं एक और खास खबर आप तक पहुंचा दे जो हर किसी को जानना जरूरी है कि जिन सरकार को आपने चुना, जिस मुखिया को आपने चुना, अशोक गहलोत, जिन्हें आज 1 महीना पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना 1 महीना पूरा कर लिया है। ठीक 1 महीने बाद जोधपुर को यह पहला बड़ा तोहफा मिला है। कंकानी क्षेत्र में 200 करोड़ के निवेश अब किए जाएंगे। सैन्य उपकरणों की यहां पर यूनिट लगेगी। पहले चरण में 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरे चरण में लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो 1 महीने के बाद ये अच्छी खबर उन तक पहुंची है। तो वहीं हाड़ौती अंचल की बात करें तो यहां पर सियासी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल 12 झालावाड़ में कौन होगा भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी? यहां से मौजूदा सांसद दुष्यंत सिंह की दावेदारी तो लगभग तय, लेकिन सियासी हलकों में एक और चर्चा है। खुद विधायक वसुंधरा राजे की सांसद चुनाव लड़ने की चर्चा है। राज्य का इसी हफ्ते झालावाड़ दौरे का भी कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? ये भी आने वाले दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी के साथ ही पॉलिटिकल सिटी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़।